हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकल औषधि। इसमें भस्म और पिष्टी के बारे में पढ़ेंगे। अभ्रक आदि भस्म, जितनी भी अभ्रक आदि भस्म है, अभ्रक मतलब अभ्रक हो गया, स्वर्णमाक्षी हो गया, माक्षिक हो गया, बाकी आपकी और सारी भस्म है जिन उनका सबका प्रोबोल मोड ऑफ एक्शन सबका सेम रहेगा। अगर किसी का भी आता है प्रोबोल मोड ऑफ एक्शन तो आप यही लिखेंगे, ठीक है। आयुर्वेदिक मतानुसार बता देंगे, फिर आपको मॉडर्न के अनुसार भी बता देंगे, ठीक है। सभी प्रकार की लोह आदि धातुएं मृत भस्मीभूत होने पर शीघ्र ही शरीर में रस में यानी बॉडी फ्लूइड में मिल जाती हैं। युक्तिपूर्वक प्रयोग करने पर महारोगों को नष्ट कर दी हैं। ये जितनी भी भस्म है पहले क्या करती हैं, पहले उनका ADME होगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक ADME होता है, ठीक है। वो हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मोडायनेमिक्स मॉडर्न के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो पहले क्या हो गया, ये रस में मिलेंगी, रस से मिलकर पूरे शरीर में इनका विस्तरण होगा, शरीर में विस्तरण होकर जहाँ जहाँ रोग होंगे वहाँ रोग को जाके नष्ट करेंगी। भस्मों के अभ्यास यानी कुछ दिन तक सेवन करने से अर्थात रोग से युक्त शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते तथा वृद्धावस्था भी रोकती है। मतलब अगर भस्मों का आप थोड़े समय तक इस्तेमाल करते हो तो जो रोग हुए हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, साथ में इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाएगी, इससे आपको आगे चल के भी रोग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पुट से भस्म तैयार करने से निम्न गुण आ जाते हैं। पुट से अगर आपने भस्म तैयार करी यानी लघु पुट या गजपुट के प्रोसेस से आपने अगर भस्म तैयार की तो उसमें कौन कौन से गुण आए, लघुता हो जाएगा, शीघ्र व्यापी हो जाएगी, ये जठराग्नि को दीप्त करती हैं। लघु तथा शीघ्र व्यापी गुण के कारण भस्मों शारीरिक रसों को शीघ्र मिल जाती हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों एक्शन साइट पर आसानी से पहुंचकर दीपन करने वाली होती है। इन्होंने कहा है कि मतलब आचार्यों ने क्या कहा कि जो भस्में होती हैं वो बहुत माइन्यूट होती हैं और जितनी ज़्यादा चीज़ माइन्यूट होगी उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी रेडली एब्जॉर्ब होंगी और जितनी रेडली एब्जॉर्ब होंगी उतनी जल्दी ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और डिस्ट्रीब्यूट होकर ये समस्त मतलब हर जगह पहुँच जाती हैं और क्या करती हैं, दीपन करती हैं। क्योंकि आचार्य माधव ने कहा रोगा सर्वपि जायन्ते मंदम मन अनिलम चरेते, यानी सभी रोगों का कारण जो है वो मंद अग्नि है और ये मंद अग्नि को ही दूर कर देता है, ठीक है। जठराग्नि मंद होगी सर्वरोग कारण, तो भस्म क्या करती है, जठराग्नि मंदता को दूर करके सर्वरोग हर हो जाती है, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड वाली, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्माण विधि क्या, माक्षिक लेना है, गंधक लेना है, भावना द्रव्य मातुलुंग नींबू सरस लेना है और बरापुट देना है 5 बार मूसा में रखकर, ठीक है। फार्मोडाइनिक्स फार्मोकाइनेटिक्स की पढ़ें अगर आयुर्वेदिक मतानुसार तो रस इसका मधुर है, गुण योगवाही है, वीर शीत है, विपा कटु है, दोषकर्म में त्रिदोष शामक है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है जब आप 200 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अनुसार लेते हैं। तो गुड एंटीऑक्सीडेंट मतलब एजिंग वगैरह को रोक लेगी, ठीक है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जब नहीं होता आदमी जवान रहेगा वृद्धावस्था तक, ठीक है। चिकित्सीय गुण हैं दीपन, पाचन, वृक्ष और बल्ले, ये सारी भस्मों में सेम रहने, चाहे भस्म हो शिलाजीत हो कुछ भी हो। आपको अगर कुछ ना याद आए तो आप अगर एक एकल द्रव्य औषधि दिया जाए तो दीपन, पाचन, वृक्ष, बल्ले उसके चिकित्सीय गुण में लिख सकते हैं सब में, ठीक है। साथ में अर्श है, शोफ है, विष रोग विष में और कंडू में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मात्रा 1 से 2 रत्ती। अनुपान घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिकटु का इस्तेमाल कर सकते हैं और त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अशुद्ध भस्म सेवन जन्य रोग क्या क्या, नेत्र विकृति, कुष्ठ, वात प्रकोप होगा और मंद अग्नि होगी। अशुद्ध भस्म सेवन जन्य शांति उपाय, दांडिम के छिलके का मतलब दांडिम के छिलके का क्वाद बनाकर हम लोग सेवन करेंगे, ठीक है। काल मर्यादा कितने दिनों तक हमें इसे सेवन करेंगे। राजक्षमा अगर आपको हो गया मतलब किसी को हुआ है, सॉरी आपको ना हो तो ज़्यादा अच्छा। काल मर्यादा मतलब 1 मास तक अगर किसी को राजक्षमा हुआ है मतलब ट्यूबरक्लोसिस वाली पेशेंट है तो उसको 1 मास तक आप स्वर्णमाक्षिक भस्म का सेवन कराएंगे, ठीक है। रिसर्च इसके ऊपर रिसर्च अपडेट की गई, फाउंड सिग्निफिकेंट इन पैरासिटिक गैरी मतलब जितनी भी पैरासिट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पाई गई। और साथ में लिख सकते हैं इट इज़ फाउंड सिग्निफिकेंट इन राजक्षमा विकार, श्वास कांस विकार, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च अपडेट लिखनी कैसे है, देखो सबसे इसका एक निंजा टेक्निक बनाता हूँ रिसर्च अपडेट लिखने का। कोई भी नाम डाल देना, देखो अपना नाम डाल के .etl डाल देना, ठीक है। इन्होंने 11% पर रिसर्च की, उसमें से 8 पेशेंट ठीक हो गए और जो चिकित्सीय योग है जैसे कि अर्श रोग पर पाई, अर्श रोगों में 11 पेशेंट पर आचार्य इन्होंने रिसर्च की, उसमें से अर्श लोगों के 8 पेशेंट ठीक हो गए। इट इज़ फाउंड सिग्निफिकेंट इन अर्श रोग का खत्म, ठीक। एक रिसर्च अपडेट हो गई। जैसे उसी प्रकार कांडू मतलब आप खुजली ईचिंग पर की तो ईचिंग में रेलेवेंट फैक्टर मिला, किसी का भी नाम डाल के .etl डाल के, ठीक है, रिसर्च अपडेट आपकी हो गई। इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। जब नहीं आता हो वैसे तो मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा कि आप याद कर लीजिए, रिसर्च अपडेट बुक में काफ़ी दी गई हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ना याद आए तो ये तरीका है लिखने का, ठीक है। इससे टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा क्योंकि अगर वो बीमारी को ठीक कर रही है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिसर्च की गई होगी, तभी तो लिखा गया कि वो बीमारी को ठीक कर रही है। तो ये इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। और कोई भी डाउट उठता है किसी भी रिलेशन, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया जितना भी, उसमें से अगर कोई भी डाउट उठता है तो आप लोग बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें।